हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। बच्चों, इस वीडियो में लाए हैं हम क्लास 10th का परीक्षा वर्ष 2021-22 का गणित का पेपर, यानी इस साल यानी 2022 में जो पेपर आपका एग्ज़ाम में आने वाला है, सेम पैटर्न पर बेस्ड यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ये प्रश्न पत्र है दिया हुआ है कि इस टाइप का पेपर आपके एग्ज़ाम 2022 में आने वाला है। तो बच्चों, इसमें हम देखेंगे क्लास 10th का पेपर मैथ का सॉल्यूशन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, सेम पैटर्न बेस्ड है। ये मैंने जो पेपर निकाला है वो निकाला है यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इसमें बच्चों टोटल दे रखा है, देखो पूर्णांक दे रखा है, यानी 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा आपको टोटल सॉल्व करने के लिए पेपर। और इसमें जो सामान्य निर्देश हैं, मैं ये बच्चों पीडीएफ यानी पेपर की पीडीएफ डाल दूंगा, लिंक, ठीक है, लिंक दे दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ये पेपर डाउनलोड करके फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इसमें बोला है सभी खंड कीजिए, प्रत्येक खंड उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से केवल एक सही है, सही विकल्प छाड़कर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आते हैं सीधा बच्चों क्वेश्चन में साथ में बच्चों इसका लिंक मैं जरूर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप पहले पेपर जरूर डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप। तो आते हैं सीधा फर्स्ट नंबर के का नंबर में। अब इसमें टोटल दे रखे हैं हमको 5, का खा गा घा अड़ा चा, टोटल दे रखे हैं इसमें कितने में 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दे रखे हैं जो इसके साथ विकल्प दिए हुए इनके साथ। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट नंबर है का नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य संख्या का युग्म है। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं हम कर रहे हैं फर्स्ट का पूछा है सह अभाज्य संख्याओं का युग्म। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है बच्चों हमको 14,35, दूसरा दे रखा है 18,25, तीसरा दे रखा है 31,93 और चौथा दे रखा है हमको 32,62। ठीक है, ये 4 हमको ऑप्शन दे रखे हैं और बोला इनमें से कौन है जो सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। अब बच्चों सह अभाज्य संख्या हमको पता होनी चाहिए, तो ऐसी संख्याएं जिनका क्या हो कॉमन कितना आए, 1 निकल के आए, मतलब 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ क्या हो गुणनखंड ना हो। नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 14 और 35 है, अगर हम इसके क्या निकालें फैक्टर निकालें, 14 का निकाल लेते देखो 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, ऐसे ही 35 का निकाल लेते देखो 5 कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, इनके लिख लेते देखो 14 का आया कितना 2 गुणा 7, ऐसे ही 35 का आया कितना 5 गुणा 7। तो बच्चों सह अभाज्य वह संख्या होती है जिसमें 1 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड क्या है, 1 के अलावा कोई और कॉमन ना है। तो यहाँ देखो 1 तो है ही इसमें, ठीक है, बट उसके अलावा देखो क्या है 7 भी आ रहा है। हमें पता है कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 1 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ अंक या संख्या ना हो। तो यहाँ पे क्या है 7 उभयनिष्ठ आ रहा है दोनों में, तो यानी ये क्या है सहअभाज्य संख्या नहीं है। फिर देखते हैं ऐसे ही 18 और 25 का, 18 और 25 को देख लो, 2 9 18 और ऐसे ही 25 का हम देख लेते हैं किससे आ जाएगा 5 से, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, फिर 3 से करेंगे इसको 3 और 3 एकम 3। तो यहाँ देखो 2 3 3 आ गया, यहाँ पे 5 5 आया, तो यहाँ पे देखो कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, यानी 1 है उभयनिष्ठ। तो यानी जो हमारा सहयुग्म हो जाएगा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा हो जाएगा 18 और 25 का। चेक करने के लिए हम 31 और 93 को भी देख लेते हैं, 31 और 93, ठीक है। तो यहाँ देख लो 31 से भाग जाएगा कितनी बार, एक बार, ऐसे 31 से जाएगा 93 कितनी बार बच्चों 3 बार और 3 एकम 3। तो यहाँ देखो 31 यहाँ पर भी, 31 यहाँ पर भी, ये भी उभयनिष्ठ है, तो यानी ये भी संख्या नहीं होगी। 32 62 में देखो बच्चों 2 से भाग 32 में चल जाएगा, 62 में चले जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नंबर का आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया 18,25, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें राइट हो जाएगा। फिर है इसका खा नंबर। खा में क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x इक्वल टू दे रखा है 0 के मूलों का गुणनफल क्या है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है वो लिख लेते हैं, 0 दे रखा है, कॉमा 4/3 दिया है, फिर दिया है माइनस का 4/3 और दिया है 3/4। तो बच्चों ये चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर से ये क्वेश्चन है, सेकंड नंबर चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे। शून्यांकों हमारे अगर जो शून्यांक निकल के आएंगे उनका गुणनफल का फॉर्मूला होता है हमारा कितना, शून्यांकों का योगफल होता है b/a और शून्यांकों का योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है माइनस का c/a। पहले इनका हम क्या निकाल लेते हैं, मानक रूप से शून्यांक निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा कितना 3 और b का मान आ जाएगा कितना
बताओ बच्चों बी का मान यहाँ देखो कितना है -4 और सी वाली टेबल यहाँ पे नहीं है। हमें पता है द्विघात समीकरण क्या होता है 3x² - 4x, फिर कोई संख्या रहती है लास्ट में, वो किसका मान आ जाता है सी का। तो शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला होता है हमारा b/a और गुणनफल के लिए क्या होता है c/a। तो यहाँ से देखो c का मान कितना है हमारे पास 0 और बट्टे a का मान कितना 3। तो यहाँ से देखो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 0। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना 0। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड जो है कि हम इसको सॉल्व करेंगे 3x²। ये तो हो गया देखो फॉर्मूले से कि शून्यांकों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ से हमने मानक रूप से निकाल लिया a b c का मान निकाला और इस फॉर्मूले में रख दिया। तो यहाँ देखो c का मान 0 आया और a का मान 3, इसको सॉल्व करके 0 आ गया। अब जो एक और दूसरा मेथड है जिससे हम निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो देखो पहले इनके शून्यांक निकाल लेते हैं। 3x² माइनस का 4 है, राइट में चले जाएगा। यहाँ से देखो x कॉमन है दोनों में, x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा हमारे पास 3x - 4 = 0। अब इस x को ले लेते हैं किसके इक्वल में 0 के इक्वल में। फिर यहाँ से 3x - 4 है, 3x - 4 = 0 और यहाँ से आ जाएगा 3x का मान निकालना है = 4 और x बराबर आ जाएगा कितना 4/3। अब इनका गुणनफल बताना है, तो देखो शून्यांक का गुणनफल देखो x आया कितना 0, एक शून्यांक हमारा 0 है और दूसरा शून्यांक कितना है 4/3। अब 0 को गुणा 4/3 से कराएंगे तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यानी जो हमारा राइट आंसर निकल के आ रहा है दोनों में क्या है 0 है। इस तरह से बच्चों खा नंबर भी हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर गा। थर्ड नंबर है, इसमें क्वेश्चन दिया है समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती हैं। बच्चों ये चैप्टर है आपका 6 और समरूप त्रिभुज के बारे में पूछा है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, उपयुक्त में से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो हमने बच्चों चैप्टर 6 में पढ़ा है कि अगर कोई दो त्रिभुज क्या हैं आपस में समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी समानुपातिक होंगी और जो उनके संगत कोण होंगे वो भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो यानी जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा नंबर 3 वाला आंसर क्या हो जाएगा सही, कि दोनों सही हैं, यानी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं और समानुपातिक होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। अब आते हैं नंबर घ में, यानी चौथा नंबर। इसमें दे रखा है cos 60, cos 60, फिर दिया है cos 30। बच्चों टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो हम सीधा सॉल्यूशन देखेंगे, कोई ज़्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे। sin 60 और फिर दे रखा है sin 30, सीधा इसकी वैल्यू रखनी है और मान निकालना है। बच्चों इसकी मैंने एक अलग से टेबल बना करके और इसको कैसे याद करना है मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि कैसे इनके मान हम निकाल सकते हैं बिना लंबा याद किए और रट्टा मारे। ठीक है, cos 60 का मान देखो बच्चों कितना होता है, हमें पता है जो sin 30 का मान होता है वो किसका होता है cos 60 का होता है। sin 30 का मान बच्चों कितना होता है 1/2, तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। ऐसे ही cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, sin 60 का मान होता है √3/2, ऐसे ही गुणा sin 30 का मान होता है 1/2। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा √3/4 माइनस का √3/4। कैसे 2 की गुणा 2 से कराई 4, √3 की गुणा 1 से √3, सेम ऐसे इधर भी हो जाएगा। तो ये देखो एक प्लस में एक माइनस में हो जाएगा कट, आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है राइट हो जाएगा। घ नंबर हो गया। उसके बाद देखते हैं अड़ा नंबर। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसमें दे रखे ऑप्शन माध्य, बहुलक, माध्यिका और मानक विचलन। तो इसका बच्चों जो आंसर होगा नंबर 4 होगा क्या मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था। अब लास्ट वाला देखते हैं इसका, फर्स्ट नंबर का लास्ट यानी 4 नंबर। इसमें दे रखा है 2 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं -8, 0 और उसके बाद दे रखा है एक 0, -8, 0, इनके क्या निकालने हैं मध्य बिंदु निकालने हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x, y, ये इनको हो गया मध्य बिंदु। तो यहाँ से हमें पता है हम इसको x1 और इसको y1, x2, y2 बोल सकते हैं। फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या, जिसका निकालना है वो बराबर में आ जाएगा x1 + x2/2। ऐसे ही y दूसरा निर्देशांक है, ये आ जाएगा y1 + y2/2। x1 x2 देखो x1 का मान -8 प्लस x2 का मान कितना है 0 बट्टे में कितना है 2। सॉल्व करेंगे आ जाएगा -8/2, यानी इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा -4। ऐसे ही यहाँ देख लेते हैं y बराबर x बराबर आ गया कितना -4, तो ये आ गया -4, y बराबर y1 + y2, y का मान कितना 0 प्लस y2 कितना -8/2। इसको बच्चों सॉल्व करके कितना आ जाएगा -4 आएगा। तो ये आ गया बच्चों क्या -4, -4, यानी जो हमारा ऑप्शन इसमें दे रखा है वो कौन सा सही होगा 3rd नंबर। ऑप्शन नंबर 3rd क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 6 क्वेश्चन दे रखे थे वो हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2nd का सॉल्यूशन।
क्वेश्चन पेपर बच्चों जो आपका ये बना हुआ है बहुत ही इजी बन रखा है। अगर इसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो बहुत ही आसानी से आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन और कोशिश करिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन पेपर बनेगा और क्वेश्चन हो सकते हैं बस अंक क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, बाकी जो क्वेश्चन रहेगा लगभग सेम रहेगा और इसी चैप्टर से ही आएंगे जिस हिसाब से दे रखा है इन्होंने। सेकंड नंबर में है सभी खंड कीजिए, यानी इसमें सारे क्वेश्चन करने हैं। 2 नंबर में टोटल 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले है द्विघात समीकरण दे रखा है का नंबर। द्विघात समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 = 0। बोला है का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब इसका पहले हमें क्या करना है, विविध का निकालना है। विविध का फॉर्मूला बराबर क्या होता है, d बराबर रूट में b² माइनस 4ac। अब यहाँ BAC दे रखा है, ये कहाँ से आएगा, तो पहले हम द्विघात समीकरण की तुलना कर लेंगे किससे, मानक रूप से। तो लिख लेते हैं मानक रूप से तुलना करने पर, मानक रूप से तुलना करने पर मानक रूप बच्चों क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c = 0। x स्क्वायर तो a बराबर बच्चों कितना बचा यहाँ पे 2, यहाँ पे bx है, यहाँ पे माइनस 4x है, तो b बराबर आ जाएगा -4। c बराबर देखो कितना बच रहा है वहाँ पे 3। a b c मिल गया। मान रख दो d बराबर रूट में b² यानी -4 का स्क्वायर, -4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 3। सॉल्व कर लो, 4 चौक हो जाएगा 16, -4 दूनी 8, 8 16 8 24। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 16 - 24 करके बच्चों कितना आ जाएगा आंसर, 4 और 4 8 माइनस का 8 रूट में। तो d बराबर कैसा है, ऋणात्मक है, तो इसकी क्या होगी, मूलों की प्रकृति ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आगे नहीं हो सकता, तो इसको छोड़ देते हैं हम यहीं पर। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। का नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं खा नंबर। ठीक है, एक बार फिर भी इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, इसके अलावा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है। देखो a का मान आया 2, ठीक है, b का मान है हमारा -4, c का मान है 3। फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b का मान -4 रखा, स्क्वायर किया, 4 चौको 16 आ गया, 4 दूनी 8 और 8 16 8 24। ठीक है बच्चों, माइनस का 8 ही आएगा इसमें। तो ये है हमारा का नंबर आंसर हो गया। अब देखते हैं खा नंबर। इसमें दे रखा है 15 cot a बराबर दे रखा है कितना, 8 हो, तो हमें निकालना है क्या है, साइन a और sec a का मान निकालना है। फाइंड करना है हमें साइन a, sec a। बताओ बच्चों ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है। तो पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से cot a का मान। cot a का मान निकल जाएगा कितना, 8/15। अब हम पता है कि cot a बराबर क्या होता है, अगर हम इनकी भुजाएं देखें लंबकर्ण आधार के रूप में, तो कॉट देखो क्या होता है, इसको हमने याद किया था कैसे करके, लाल बट्टे कक्का करके हमने इसके फॉर्मूले याद किए थे चैप्टर 8 में 8.1 में। तो देखो हमें किसका बताना है, कॉट का, तो कॉट का हो जाता है क्या, आधार बट्टे लंब, यानी आधार हमें दे रखा है 8 और लंब दे रखा है कितना 15। कौन सी भुजा निकालनी है, कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बच्चों ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जब आप सॉल्व करोगे तो इसको कंप्लीट लिखना। ठीक है, अब देखो निकालना है क्या हमें, कर्ण निकालना है, लंब दे रखा है 15 का स्क्वायर प्लस दे रखा है आधार कितना 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। 225 प्लस 64 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 4 9, 6 4 हो जाएगा कितना 10 का 0, हासिल लगा 1 2 और 1 3, 309 आएगा। चेक कर लेते हैं, 5 4 9 6 7 8, यहाँ पे आएगा बच्चों कितना 8 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 2, 289 आ रहा है। और निकालना हमें क्या, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण निकालना है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इधर लग जाएगा रूट कितना 289। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करके 17। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो कर्ण होता है यानी जो कर्ण की भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है किसमें, लंब और आधार की तुलना में, यानी इन दोनों के वर्गों का योग बराबर होता है कर्ण के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आएगा कर्ण कितना 17 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना, साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए। यहाँ देखो एंगल हमारा सेम है, यानी एंगल हमें चेंज नहीं करना है, यानी जो लंब आधार कर्ण है वही हमारे इनके लिए आ जाएंगे, साइन ए के लिए सेम रहेंगे। तो साइन बराबर देखो लाल बट्टे कक्का से सबसे पहले ये होता है लंब बट्टे कर्ण साइन के लिए, तो लंब बट्टे कर्ण लंब कितना है 15 बट्टे कर्ण अभी हमने निकाला कितना 17।
फिर sec a बराबर होता है कितना, sec के लिए देखो sin cos tan cosec sec के लिए हो जाएगा हमारा कर्ण बट्टे आधार, कर्ण दे रखा है 17 और आधार कितना है हमारे पास 8। ठीक है, ये वाला अगर क्वेश्चन समझ में आया तो बच्चों आप एक बार जाकर के एक्सरसाइज 8.1 देख लेना। ठीक है, सर्च कर लेना कंबोज सर 8.1। ये हो गया हमारा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का खा नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं गा नंबर। गा नंबर भी बहुत इजी है। इसमें दे रखा है यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ठीक है, 121 और 289 वर्ग सेंटीमीटर है तो इनके संगत भुजाओं में अनुपात बताइए। बच्चों हमने ये देखा था एक्सरसाइज 6.3 या 4 में कि क्या होता है अगर दो समरूप त्रिभुज दिए हों तो और उनके तो क्षेत्रफल क्या होते हैं, हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। जो पहला त्रिभुज है उसको ए बी सी मान लेते हैं, जो दूसरा है उसको मान लेते हैं पी क्यू आर। क्या होते हैं, इनके संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इनका क्षेत्रफल दे रखा है और हमें निकालने क्या है, संगत भुजाओं में अनुपात बताना है। तो इनके संगत भुजाएं मान लेते हैं, एक त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, ऐसे ही ले लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से हम संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए बी बट्टे क्या हो जाएगा पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू, यही अनुपात बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनके वर्गों का योग इनके क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इनका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, दे रखा है 121 बट्टे 289। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा बच्चों रूट, तो यहाँ से ए बी बट्टे पी क्यू। ठीक हो जाएगा। 121 किसका होता है 11 का, और 289 किसका होता है, अभी हमने निकाला था यहाँ पे 17 का। तो जो इनका अनुपात निकल के आ रहा है यानी ए बी बट्टे पी क्यू बराबर कितना आ गया 11/17। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी अनुपात पी क्यू बराबर 11/17। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का गा भी कंप्लीट। अब देखते हैं इसका लास्ट सेकंड नंबर का घा नंबर। इसमें दे रखा है कि यदि किसी बंटन का माध्य दे रखा है, कर रहे हैं हम कौन सा गा नंबर, माध्य बराबर दे रखा है कितना 16, बहुलक दे रखा है, बहुलक दिया है बच्चों 13 और दिया है माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका निकालना है। बच्चों जब हमें ये तीनों चीज़ें दे रखी हों और इसमें से दो चीज़ों का मान दे रखा हो और ये तीसरी चीज़ निकालनी हो तो एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर होता है बच्चों क्या 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये फॉर्मूला आप जरूर याद कर लेना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों एक नंबर में। 3 गुणा माध्यिका निकालना क्या है हमको बच्चों माध्यिका, तो हम इस माध्य को ले जाते हैं किस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से आ जाएगा बहुलक, देखो लिख लेते हैं 13, 2 गुणा माध्य, देखो माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 2 गुणा माध्य कितना दे रखा है 16 बराबर 3 गुणा माध्यिका निकालनी है। ठीक है, 16 दूनी 32 और 13 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखो 13 प्लस 16 दूनी 32, ये जोड़ के आ जाएगा 3 और 2 5, 3 और 1 4 45, और यहाँ से आ जाएगा देखो गुणा में 3 आ जाएगा बट्टे में 3 और माध्यिका निकालनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो 3 1 कम 3 1 बचा, इधर 15 हो गया, 3 पंजे 15, तो माध्यिका बराबर आ गई बच्चों कितनी 15। ठीक है, तो इस तरह से माध्यिका निकल गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। बच्चों जो क्वेश्चन आ रखे हैं बहुत ही इजी हैं। ठीक है, और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा लेंथी जरूर है बट इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही इजी है, हमें इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधा देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये हैं आपके 2-2 नंबर के। इसमें सिद्ध क्वेश्चन नंबर का है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। थर्ड नंबर का ठीक है, तो इसमें बच्चों अपरिमेय सिद्ध करने से पहले इसको परिमेय सिद्ध करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं माना √3 एक क्या है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है बच्चों, इसमें सिर्फ क्या है जो लैंग्वेज में लिख रहा हूँ उसको ही आपने याद करना है, कैलकुलेशन कुछ इसमें नहीं है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होती है तो उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, आप जानते होंगे, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब P/Q के रूप में लिख सकते हैं और परिमेय संख्या की कंडीशन होती है कि क्या Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और इसमें
पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पी बटे क्यू के रूप में ले सकते हैं, और पी व क्यू का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इतनी हमने भाषा लिखनी है और आपको बस इतना ही याद करना है स्टार्टिंग में। अब नीचे देख लेते हैं, अब हमने क्या लिखा है, पी बटे क्यू के रूप में ले सकते हैं किसको, √3 को, तो ले लेते हैं पी बटे क्यू बराबर √3। ठीक है, इस क्यू को ले जाते हैं हम राइट साइड में, तो हो जाएगा पी बराबर कितना, √3 क्यू। अब क्या करेंगे हम, दोनों और क्या कर देंगे, वर्ग, यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों पी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3, और क्यू का करेंगे क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं पी का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, पी का अभाज्य गुणनखंड 3, देखो पी के सामने कितना है 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी का अभाज्य गुणनखंड 3 है। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं आगे, मान लेते हैं माना, क्या मानेंगे बच्चों यहाँ पे, कि एक नई संख्या मान लेते हैं क्यू बराबर ले लेते हैं हम 3a। ठीक है, जहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, a कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये चीज़ आपको बच्चों याद ही करनी है। हमने क्या लिख लिया, जहाँ a कोई क्या है, पूर्णांक है। यहाँ एक चीज़ बच्चों, q की जगह अभी हमने क्या निकाला, p निकाला है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे p बराबर 3a, जहाँ a हमने क्या मान लिया, कोई पूर्णांक। अब यहाँ फिर से सेम वही करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और a का आ जाएगा a स्क्वायर। अब पी स्क्वायर देखो, पी स्क्वायर बराबर हमने क्या लिखा है यहाँ पे 3q स्क्वायर, तो यहाँ पे हम मान लिख सकते हैं पी स्क्वायर का बराबर क्या, 3q स्क्वायर बराबर में है 9a स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इस 3 को ले जाते हैं इधर दूसरी साइड, तो आ जाएगा 9/3 a स्क्वायर, 3 से 9 कट हो जाएगा, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, क्यू स्क्वायर आ जाएगा बराबर में 3a स्क्वायर। तो जैसे यहाँ देखो पी स्क्वायर बराबर आया था 3q स्क्वायर, ऐसे ही क्यू स्क्वायर बराबर क्या गया 3a स्क्वायर। तो यहाँ से लिख लेते हैं क्यू का अभाज्य गुणनखंड 3 है। ठीक है, क्यू का अभाज्य गुणनखंड 3 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी व क्यू दोनों के अभाज्य गुणनखंड 3 है, परंतु हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं परंतु हमारी मान्यता के अनुसार p व q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अतः जब बच्चों हमारी ये कंडीशन क्या और ये फॉलो नहीं कर रहा है ये √3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक होगा बच्चों, ऊपर का बस यहाँ पे इसमें आपने इतनी चीज़ याद करनी है, उसके बाद क्या करना है, p बटे क्यू के रूप में लिख लेना है √3, और p बराबर ले लिया, q को लेके हम राइट साइड में, तो आ गया बच्चों क्या हमारे पास p बराबर √3 q। फिर हमने क्या कर दिया, दोनों और स्क्वायर कर दिया, यहाँ से हो गया p का p स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, q का हो गया q स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं p बराबर आ रहा है कितना 3q, तो p स्क्वायर का भाज्य गुणनखंड मैंने लिख दिया 3, p का भी 3 होगा। ऐसे फिर हमने मान लिया यहाँ से देखो p का मान अभी हमने निकाला, p बराबर ले लिया कितना 3a, फिर से कर दिया दोनों और वर्ग करने पर p स्क्वायर बराबर हो गया 9a स्क्वायर। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन की, फिर हमने यहाँ पे देख लिया कि p और q दोनों के अभाज्य गुणनखंड 3 आ रहे हैं, परंतु हमने स्टार्टिंग में क्या माना है कि एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो लास्ट में हमने लिख दिया कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर कंप्लीट। इसको करते हैं यहाँ से साफ। अब देखते हैं इसका सेकेंड नंबर।
अब देखते हैं बच्चों थर्ड नंबर का खा, पढ़ लेते हैं पहले। इसमें क्या कहा है कि दिया है इसमें ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय दे रखे हैं ए एक्स, समीकरण दे रखे हैं ए एक्स प्लस 2y बराबर में दिया है देखो 2, और दूसरा समीकरण दे रखा है 8x प्लस ए वाई बराबर में दे रखा है कितना 4। ठीक हो गया। अब सबसे पहला काम क्या है जब भी, और इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि कहा है ये क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब बोल रखा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसकी कंडीशन क्या होती है बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल की a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। अपरिमित रूप में अनेक हल होंगे तो बच्चों पहला वाला जाएगा तीसरे के बराबर, फिर दूसरा वाले को रखेंगे हम तीसरे के बराबर। तो यहाँ से हम पहले इनका मान निकाल लेते हैं a, b और c का, तो लिख लेंगे 2 नंबर का तो बच्चों हम ज़्यादा लेंथ ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इनका मान लिख देते हैं। देखो ये होता है हमारा a1, ये होता है b1, ठीक है, और ये होता है हमारा c1। ऐसे ही ये होता है a2, ये होता है b2 और ये होता है c2। तो यहाँ से a1/a2 करेंगे, देखो कितना आ रहा है a/8 बराबर में देखो आ जाएगा 2/a बराबर में 2/4। ठीक है, तो यहाँ से देखो सॉल्व कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। अब पहले वाले को रखेंगे तीसरे वाले के बराबर क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ से a/8 बराबर आ जाएगा कितना 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो हो जाएगा 2a बराबर में 8, a का मान बताना है तो हो जाएगा 8/2। तो सॉल्व करके बच्चों कितना आ जाएगा 4। पहले वाले का देखो a का मान बताना था, a का मान आ गया, बट हम चेक कर लेते हैं दूसरे वाले से भी। तो यहाँ से आ जाएगा 2/a बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, a आ जाएगा 1 के साथ, a एकम a और 2 दूनी 4। देखो यहाँ पर भी a का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो ये था बच्चों हमारा थर्ड नंबर का खा, और इसका सॉल्यूशन में देखा कितना है बहुत ही इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड का कौन सा गा नंबर। इसमें दिया है दिए गए चित्र में PS/SQ, गा नंबर दे रखा है PS/ क्या दे रखा है PS/ दिया है PS/SQ और दिया है PT बराबर TR। ठीक है, ये दिया है, और इसमें दिया है एंगल PST बराबर दे रखा है एंगल PRQ के। और इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सिद्ध करना है, वो भी लिख लेते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों कि PQR त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है। ठीक है, समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। इसमें एक डायग्राम दे रखा है, वो डायग्राम भी बना लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज जो दे रखा है इसमें समांतर रेखा है, बीच में एक रेखा खींची हुई है ST। ठीक है, एंगल S दे रखा है किसके, देखो यहाँ एंगल S दे रखा है एंगल R के, और हमको दे रखा है PT और यहाँ पे बच्चों है क्या Q, ये हमको दे रखा है डायग्राम। और अब हमें बताना है क्या है कि जो PQ भुजा है वो PR के बराबर है। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों त्रिभुज ले लेते हैं जो छोटे हैं PST, त्रिभुज PST, और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं कौन सा त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR। ठीक है, इन दोनों को अगर हम समरूप दिखा देते हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होती है, हमें पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है समानुपातिक होती हैं। तो यहाँ से पहले हम इसको दिखा देते हैं PST और PQR को बराबर। तो यहाँ से देखो एंगल S जो है दिया है ये ऑलरेडी कि एंगल PST बराबर दे रखा है एंगल PRQ के, एंगल S बराबर एंगल R दे रखा है। ठीक है, फिर हम देख सकते हैं कि एंगल PQR बराबर हो जाएगा एंगल PST के। कैसे, संगत कोण है। ठीक है, संगत कोण दिए हैं। और यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि PS एक तो दे रखा है हमारा PST बराबर PRQ। तो यहाँ पे देखो हमारे दो एंगल क्या हैं बराबर है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं एंगल कसौटी से क्या है कि त्रिभुज PST और त्रिभुज एक है हमारा PST और PQR। तो PQR क्या है समरूप है, तो यहाँ पे हम लिखा देते हैं PST समरूप है किसके PQR के। तो जो जब समरूप है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज की क्या होती है भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या बच्चों PQ बट्टे यहाँ से आ जाएगा PQ और इधर आ जाएगा क्या बराबर में PR।
पी क्यू बराबर हो जाएगा क्या, पी आर। जब बच्चों आप समरूप कर देते हैं तो यहाँ से हम लिख लेते हैं सी पी सी टी, यानी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, जिसको हम सी पी सी टी के नाम से जानते हैं। तो यही चीज़ हमको क्या करनी थी, दिखानी थी। सबसे पहले हमने क्या किया कि दो एंगल बराबर दिखा दिए। जब एंगल बराबर होते हैं तो वो हमारा क्या होता है, समरूप त्रिभुज होता है। जब समरूप त्रिभुज हमको मिल जाएगा तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है वो भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का घ नंबर भी कंप्लीट। अब देखते हैं इसी का कौन सा घ नंबर। बहुत ही इजी है ये वाला घ नंबर बच्चों। इसका सॉल्यूशन देखिए आप, 3 का घ। इसमें हमें निकालनी है शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी। हमको दे रखा है, हाइट दे रखी है 40 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर। R1 R2 दे रखा है, R1 दिया है 38 सेंटीमीटर और R2 दिया है 8 सेंटीमीटर। बस इसके लिए हमें बच्चों क्या पता होना चाहिए कि शंकु के छिन्नक के लिए तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, वो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बच्चों फॉर्मूला होता है रूट में h², ठीक है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई के फॉर्मूले के लिए बच्चों ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे h का मान दे रखा है देखो 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 का स्क्वायर। R1 माइनस R2, R1 दे रखा है 38 माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही देखो 40 का स्क्वायर है और यहाँ पे देखो अंदर आ जाएगा कितना, गुणा 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो 40 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, और यहाँ देखो क्या कर लेते हैं, 40 गुणा 30 कर लेते, आ जाएगा 4 तियाँ 12, 2 जीरो है, 2 जीरो लिख दिया। अब 1200 को क्या करना है बच्चों में, स्क्वायर करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्क्वायर से देखो रूट कट हो जाएगा, तो बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 1200। तो जो ऊंचाई निकल के आ रही है, सॉरी तिर्यक ऊंचाई निकल के आ रही है, यानी L बराबर कितना आ रहा है 1200 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का घ भी कंप्लीट। तो बच्चों हमारा 3 नंबर कंप्लीट, और बाकी के जो क्वेश्चन रह गए बच्चों उसको देखेंगे हम पार्ट 2 में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।